ये सच है कि हम और आप संक्रमण के सबसे खतरनाक समय का सामना कर रहे हैं। सच ये भी है कि हर इंसान की जिंदगी खतरे में है, लेकिन इतने सारे डरावने सच के बीच हौसला बढ़ाने वाला एक सच ये भी है कि 1 मई से महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के युवाओं को भी ब्रह्मास्त्र मिलने जा रहा है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीन दी जाएगी, बस कुछ ही दिनों बाद, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होने जा रहा है। देखिए, भारत में 45 साल से ज्यादा उम्र के 34 करोड़ लोग हैं जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है, मुफ्त में। वहीं देश में 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों की संख्या जो है वो है 81 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, जिन्हें 1 मई से वैक्सीन लगेगी और उनके वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। और अगर अब आपकी उम्र भी 18 साल से 44 साल के बीच है तो आप अगले 4 मिनट तक ध्यान से देश हित देखिए, क्योंकि देश हित में अब हम आपको वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया, पूरी ABCD बताने जा रहे हैं। एक मई के बाद से 18 वर्ष की ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सके। महामारी के खिलाफ जंग में अब युवाओं के पास वैक्सीन वाला ब्रह्मास्त्र आने वाला है, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र युवाओं को कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे जानने के लिए आपको सिर्फ अपने 4 मिनट खर्च करने होंगे। अगले 4 मिनट में जी मीडिया रिपोर्टर वरुण भसीन आपको वैक्सीनेशन के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया आसान शब्दों में समझाएंगे। सबसे पहले आपको कहां आना होगा, आपको अपने फोन से अगर रजिस्टर कराना है तो उसकी पहले पूरी प्रक्रिया बताता हूं कि cowin.gov.in, जैसे ही ये पेज खोलेंगे cowin.gov.in इस वक्त ओपन हो चुका है, तो उस पर आपको ऑप्शन नजर आएंगे कि आप रजिस्टर करा सकते हैं इसी वेबसाइट पे, या फिर आरोग्य सेतु ऐप जो आपके फोन में होगी पहले से ही, उसके जरिए भी आप करवा सकते हैं। कैसे होगा इस वेब पोर्टल पर, उस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। मैंने क्लिक किया रजिस्टर योरसेल्फ, तो सबसे पहले मांगे जा रहा है एक OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड। आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। एक मोबाइल नंबर से आप 4 लोगों का फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा पाएंगे, लेकिन उसमें आपको 4 नंबर बाद में आगे चल के ऐड करने होंगे। लेकिन अगर आप अपना नंबर डालेंगे, मेरे पास OTP आया है, मैंने सबसे पहले वेबसाइट पे गया हूँ, वहाँ रजिस्टर किया है, वहाँ पर OTP मांगा गया। उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं आप वो देखिए। फोटो ID प्रूफ, आपका कोई एक फोटो ID प्रूफ, उसमें क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है, पैन कार्ड का, पासपोर्ट का, या फिर पेंशन पासबुक, किसी भी तरीके की जो NPR स्मार्ट कार्ड, वोटर ID, कोई भी एक ऑफिशियल ID आपको, फोटो वाली ID, उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप उसके साथ तैयार रहिएगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं कि आज हम अपना आधार कार्ड ऐड करेंगे, तो आधार कार्ड का नंबर, आपके आधार कार्ड में क्या नाम है वो ऐड करना होगा, उसके बाद जेंडर बताना है, उसके पास अपना बर्थ ऑफ डेट डालनी है, और उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। देखिए आपके पास अगला ऑप्शन क्या आएगा, यानी कि आपने अगर अपना आधार कार्ड चूज किया है, आधार कार्ड की डिटेल्स डाली है, तो आपके पास अगला ऑप्शन आएगा। एक तो सबसे पहले मैसेज आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। उस रजिस्ट्रेशन के आगे क्या प्रक्रिया आपको करनी होगी, यानी कि वो शेड्यूल सेट करना होगा, और आपको कुछ जानकारी दी जा रही है। इसमें जानकारी दी गई है कि टू ऐड मल्टीपल इंडिविजुअल्स इन अ सिंगल डोज टू अपॉइंटमेंट द वैक्सीन डोज फर्स्ट डेट शुड बी सेम, यानी कि आपकी जो डेट है, अगर आपके साथ और भी लोग हैं उनको भी ऐड किया है, तो उनकी सबकी पहली डोज की डेट सेम होनी चाहिए, अगर आपने एक ID से, एक नंबर से इसको ऐड किया है इस वक्त। और दूसरी बात सबसे जरूरी क्या है, स्केड्यूल आपको सेट करना है, तो आप किस तरीके से स्केड्यूल सेट कर पाएंगे उसका भी ऑप्शन आपको दिया गया है। स्केड्यूल नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो आप अपना पिन कोड बताएंगे, कोई आपके जो शहर का पिन कोड होगा उसको आपको प्रोवाइड करवाइए और सर्च करिए। आप सर्च करेंगे तो आपके पास डेट के साथ अवेलेबल जो जगहें हैं वो दिखने लगेंगी। आपके पास का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो आपको नजर आने लग जाएंगे। 28, 29, 30, 1, 2 मई, अभी 45 से ऊपर का है तो और भी चल रहे हैं, लेकिन 1 तारीख से आपको सभी तरीके की, अभी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, या मैं आगे की तरफ आऊं तो ये सारी डेट्स आपको नजर आने लग जाएंगी, कौन से सेंटर पर जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस तरीके की जानकारी भी आपको यहीं से प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद
आपको इस जगह पर जाना होगा, वहां पर आपका पूरी जो प्रक्रिया है वो होगा। आप डिस्ट्रिक्ट के जरिए भी सर्च कर सकते हैं, स्टेट के जरिए भी, कोई स्टेट को सर्च करना चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप जाकर उस सेंटर पर दिखाएंगे। आप अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं, कितने बजे आप जाकर वहां पर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया कितनी आसान है। अब तक भारत में वैक्सीनेशन के 2 चरण हो चुके हैं और इन 2 चरणों में भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसी तरह की थी। वैसे आपको कोविन वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते वक्त वैक्सीनेशन के लिए समय लेना जरूरी होगा, क्योंकि शुरुआत में टीकाकरण केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा अब आपको कोविन पोर्टल पर एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रकार और उनकी कीमतें भी दिखेंगी, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकें। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अब आपको कोविन के चेयरमैन RS शर्मा की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए। जितने भी 18 से 44 वर्ष के लोग हैं, वो लोग बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं जाएं, क्योंकि ऐसा होगा जैसा कि आपने कहा कि लंबी बड़ी जनसंख्या है और कहीं ऐसा न हो कि किसी सेंटर पर 100 की कैपेसिटी है और वहां 1000 लोग जमा हो जाएं वॉक इन के नाम पर। हमें ये मानना पड़ेगा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस बार भारत पिछड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी मानते हैं कि महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है और अब युवाओं की बारी है। अगर 18 से 45 वर्ष के सभी लोग अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाएंगे तो भारत जरूर जीतेगा। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। आप जानते हैं लड़ाई कड़ी है, लेकिन सबका सहयोग जरूरी है, मिलकर लड़ना जरूरी है। लेकिन साथ ही आपको एक और चीज जानना यह भी जरूरी है कि जहां तक वैक्सीन की दूसरी डोज का सवाल है ना, तो दूसरी डोज के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 14 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज जा चुकी है। ये सभी डोज 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही दी गई है। फिलहाल हमारे देश में 2 वैक्सीन दी जा रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन की सफलता दर 81% है, 81.3%, जबकि कोविशील्ड की सफलता दर जो है वो 70% है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दोनों वैक्सीन दी जा रही है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त, प्राइवेट में 250 रुपए की कीमत है। लेकिन अब आगे क्या होगा? अब 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को 23 राज्यों में दोनों वैक्सीन फ्री में लगाई जाएंगी। 23 राज्यों में अनाउंसमेंट हो चुकी है। बिहार में मुफ्त है, झारखंड, नोट कर लीजिए, बिहार में, झारखंड में मुफ्त वैक्सीन है 1 मई से। उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड। ये 23 राज्य हैं जहां पर मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। ये राज्य सरकारों की तरफ से ऐलान किया जा चुका है 1 मई से। महाराष्ट्र में वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी या नहीं, इसका फैसला कल लिया जाएगा। हालांकि नवाब मलिक कह चुके कि मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी होना बाकी है। राज्य सरकारों को कोवैक्सीन 600 रुपए में, कोविशील्ड 400 रुपए में मिलेगी सरकारों को। वहीं सभी राज्यों के प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात की जाए तो जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक वाली, वो 1200 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में को दी जाएगी। और कोविशील्ड जो है SII सीरम इंस्टीट्यूट, वो 600 रुपए में खरीद सकेंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। और यही राज्य सरकार है 400-600 में। जहां तक वैक्सीन की दूसरी डोज का सवाल है तो कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 से 42 दिन के बीच लेनी होगी। इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। वैक्सीन की दूसरी डोज का सवाल है तो कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 से 42 दिन के बीच लेनी होगी। अगर आप कोविशील्ड वैक्सीन लेंगे तो उसकी दूसरी डोज आपको 42 से 56 दिनों के बीच लेनी होगी। कोविशील्ड की दूसरी डोज 42 से 56 दिन, कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 से 42 दिन के बीच लेनी होगी। अगर वैक्सीनेशन सेंटर आने के बाद होने वाली प्रक्रिया पहले की तरह ही होगी, ये भी आपको जानना चाहिए। और अब उन लोगों की कहानी जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता है, लेकिन संक्रमण काल में इन्होंने मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर कोरोना को हराया है। बानवे साल की फुलवा बाई, 80 साल के बुजुर्ग दिगंबर सिंह, ये लोग कोरोना के खिलाफ भारत की इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं, क्योंकि इन्होंने उम्र के इस पड़ाव में कोरोना को पराजित किया है।
फुलवाबाई छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सियादेही गांव में रहती हैं। इस बार संक्रमण की लहर ऐसी है कि शहर तो शहर, गांवों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। फुलवाबाई के गांव में कोरोना के 19 मामले, 50 वर्ष के एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। इसी बीच फुलवाबाई भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी। परिवार के लोगों को लग रहा था कि जिस महामारी के सामने युवाओं की सांसें जवाब दे रही हैं, वहां 92 साल के बुजुर्ग कैसे बचेंगे। खैर, उनका इलाज शुरू हुआ। लगभग 92-93 साल हैं। कोरोना हुआ था, उनका गांव में ही शादी कार्यक्रम था, तो वो भी इसी गली में बैठती है, तो वहीं से उनको शायद कहीं मिल गया होगा, तो कोरोना हो गया था। तो स्वास्थ्य विभाग को बुलाए थे टेस्ट कराने के लिए। तो जैसे लक्षण हमको पता चला कि शायद हो सकता है, तो स्वास्थ्य विभाग आए और देखे कि टेस्ट करने के बाद कि इनको कोरोना है, तो तुरंत 108 बुलाया और उनको नगरीय जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर एडमिट किया गया है। तो वहाँ भी हम लोग बीच में जाते थे और पता किए कि वहाँ अच्छा, वैसे जो नर्स लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, वो अच्छा सेवा करते थे और देखभाल अच्छा करते थे। कितने दिन रही वहाँ लगभग 9 से 10 दिन रही। 10 दिन के इलाज के बाद ही फुलवाबाई की रिपोर्ट नेगेटिव आई, यानी वो ठीक हो गई। रिपोर्ट देखकर धमतरी के डॉक्टर भी हैरान हो गए। फुलवाबाई ने कोरोना को कैसे हराया, इस पर डॉक्टर की राय सुनी। ये हर कोरोना मरीज के लिए मददगार साबित हो सकती है। हमारे कोविड केयर सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरी में रेफर किया और वहाँ पे उनका उपचार चला। 10 दिन के निरंतर उपचार के बाद में उनको 20 तारीख को 19-20 तारीख को हमने उनको डिस्चार्ज किया। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के आ गई हैं और ये जरूर देखने में आया कि उनके पूरे उपचार के दौरान जो चिकित्सक और स्टाफ थे कि उन्होंने कहा कि इनको रत्ती भर भी इस बात की चिंता नहीं थी कि मुझे कोरोना हुआ है। ये तो हुई फुलवाबाई की बात। अब 80 साल के दिगंबर सिंह की कहानी भी जान लीजिए। ग्वालियर के विनयनगर में रहने वाले दिगंबर सिंह को भी कोरोना हुआ था, लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक हैं। आखिर 80 साल की उम्र में भी वो कोरोना को कैसे हराने में कामयाब रहे, ये सुनिए। एक तो आदमी का खान पान सही हो, और मैंने इसमें जो है हौसला और उसके सहायक हैं योग, प्राणायाम और ध्यान, ये इसमें बहुत ही सहयोगी है। दिगंबर सिंह बताते हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वो डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ संक्रमण का सामना किया। अपना काम है उससे लड़ना, हौसला रखो कि हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो कुछ नहीं है। अगर जो डर गई करो क्या है तो डर गए डरना नहीं चाहिए इसमें। जब हमारे देश के ऐसे बुजुर्ग अपनी इच्छा शक्ति, खान पान, योग और ध्यान से महामारी को मात दे सकते हैं, तो ऐसा युवा भी तो कर सकते हैं। धमतरी से देवेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरे देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन का अकाल है, बेड्स नहीं। लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं क्योंकि उनका अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है। जानते हैं क्यों? इसकी एक बड़ी वजह अस्पतालों के बेड्स पर ऐसे लोगों का कब्जा जिनकी स्थिति सामान्य है, जो घरों पर ही बैठकर, घरों पर ही रहकर ठीक हो सकते हैं, फिर भी अपनी पहचान के दम पर अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं। बेड्स की किल्लत हो जाती है। गाजियाबाद में ऐसे ही लोगों से प्रशासन ने 75 बेड्स खाली कराए हैं। 75 बेड्स खाली कराए हैं, जो अपने पहचान और रसूख के दम पर इन्होंने बेड्स पर कब्जा किया हुआ था। गाजियाबाद प्रशासन को दरअसल शिकायत मिली थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसे लोग भर्ती हैं जो होम आइसोलेशन में भी ठीक हो सकते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने 9 टीमें बनाई। इन टीमों ने अस्पताल में जांच की, जिसके बाद 75 ऐसे मरीज मिले जिन्हें मामूली लक्षण थे, बहुत ही मॉडरेट कोविड सिम्टम्स। उन्हें अस्पताल से घर भेजा गया। उनकी जगह खाली हुए बेड गंभीर लक्षण वाले मरीजों को दिए गए। सोचिए, आपकी जरा सी लापरवाही है, जरा सा आपका ये रसूख वाली जो चीज है वो किसी की जान ले सकती है। जो जेन्युइन मरीज होगा उसको बेड नहीं मिल रहा है क्योंकि आप एहतियातन बेड लेकर बैठे हुए हैं। यही स्थिति इस वक्त देश में है, जहां अस्पतालों में कई लोग ऐसे भर्ती हैं जो घर पर रहकर ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो गंभीर स्थिति वाले मरीजों का हक मारकर अस्पतालों की भीड़ बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिए, ऐसे लोग, ऐसी सोच, ऐसी व्यवस्था देश हित में बिल्कुल नहीं है, बल्कि जानलेवा है। अब कोरोना संक्रमण से लड़ते भारत की देश हित वाली तस्वीर आपको दिखाने का टाइम आ गया। 137 करोड़ लोगों वाले देश में इस वक्त सबसे जरूरी जानकारी है ऑक्सीजन वाले बेड कहां है, किस अस्पताल में, कहां बेड खाली है, ऑक्सीजन के सिलेंडर कहां मिल सकते हैं, घर में आइसोलेट अकेले मरीजों के लिए खाना कौन पहुंचा सकता है। और ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां ही जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना देश सेवा है।
नोएडा में कुछ लोग ऐसी देश सेवा में दिन रात जुटे और जरूरतमंदों तक ऐसी जानकारियां वॉर रूम बनाकर पहुंचा दें। इस समय हम उसी वॉर रूम में हैं। इस वॉर रूम का नाम है भारत कोविड रिलीफ। अभी भी यहां पर मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग में तमाम लोग हैं जिनका खुद वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और लेकिन वो देश के लिए उसमें भी समय निकाल रहे हैं, अपने घरों में बैठ के भी देश में मदद कर रहे हैं। और 24 घंटे 7 दिन इनका ग्रुप यहाँ चलता रहता है और हर एक की मदद की जाती है और वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं, और जिसको मदद की ज़रूरत होती है उस तक मदद पहुंचाई जाती है, चाहे वो अपना प्लाज्मा डोनेशन हो, चाहे किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, या किसी के लिए बेड, या किसी के लिए दवाई अरेंज करना हो। कैसे आया ये आइडिया? आई थिंक जब हम लोग देखते हैं न्यूज़ में क्या हो रहा है, लोगों के हमारे आसपास जिनको हम जानते हैं, हमारे फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स जिनके साथ क्या क्या हो रहा है, तब मन में एक सवाल आता है कि हम लोग घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं उनके लिए। एज एन इंडिविजुअल हमारे पास जो बहुत कम पावर होती है, बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, बट अगर हम लोग हमारा कोई फ्रेंड है जो डॉक्टर है, हमारा कोई फ्रेंड है जो जिनका कोई रेस्टोरेंट है, या कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास जो कुछ प्रोवाइड कर सकता है इस ग्रुप के लिए, कुछ हेल्प कर सकता है, हमने कोशिश करी कि हम लोग एक साथ जुड़ जाते हैं एंड एज अ ग्रुप लेट्स डू वट एवर वी कैन। हम लोग जब अपने कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो हम लोग एक टीम में काम करते हैं ताकि एज अ टीम हम कुछ टारगेट अचीव कर सकें। एंड सिमिलरली हियर वी आर वर्किंग एज अ टीम, एज अ ग्रुप, ताकि हम लोग इस प्रेशर सिचुएशन से जो देश आज की डेट में फेस कर रहा है, लेट्स ऑल वर्क टुगेदर ताकि हमारा देश इससे निकल जाए। और उससे निकलने के लिए हम जो भी कर सकते हैं, जो भी प्रयास कर सकते हैं, छोटे से छोटा, वो हम मिलकर करें। अचानक जब ये ग्रुप बना तो काफ़ी सारी चैलेंजेस जो हैं आए होंगे, और उस समय भी जब आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इमोशनल हो जाता होगा इंसान। सो आई थिंक हम लोग जितने भी लोग इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव ज़्यादा, हम बहुत सारे इमोशनल डेफिनेटली हैं, बट बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं। जब इतना न्यूज़ में हमने देखा कि लोग इतनी इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है व्हाट्सएप पर, मैसेज, फेसबुक ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, फैमिली ग्रुप्स ले लीजिए, बट कहीं का किसी का भी ना कोई ये नहीं कि कितना ये फैक्चुअल है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये वाला वेरीफाइड है सोर्स या नहीं है। सो जब हम लोग आपस में फ्रेंड्स हम लोग बैठे हुए, हम लोगों ने लगा कि क्या हो क्या रहा है, कि अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो बंदा फोन करता है, वो आइदर द फोन इज स्विच्ड ऑफ या वो नॉट रीचेबल है। तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। सो यही एक आइडिया था कि चलिए एक सपोर्ट ग्रुप हम बनाएं कि जहां पे हम बहुत ज्यादा नहीं, एटलीस्ट अगर हम एक लाइफ, हम बहुत नहीं कह रहे कि हम पूरी दुनिया बदल देंगे और हमारे से जुड़ के हम सब कुछ कर देंगे, बट अगर हम धीरे धीरे एक एक लाइफ करके भी अगर हम बचा सकें तो जो हमारा ये मेन मोटिव है इस ग्रुप को बनाने का वो पूरा हो जाएगा। और जो मेन ये होता है कि मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं, या मैं अकेली हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, बस मैं अपनी फैमिली को ही देख लूं, बस वही काफी है। तो मेरे ख्याल से हमें इस सोच से बहुत जरूरी है आगे बढ़कर ये सोचना कि मैं एक इंसान भी पूरे सोसाइटी में चेंज ला सकता हूँ। हम भी यही कहेंगे कि अपने घर में जो है इस तरह से एक तैयारी रखिए, ऐसा मोटिवेशन रखिए कि जिससे जो है देश भी समझे कि अब जो है हमारे साथ पूरे देशवासी हैं और देशवासियों के लिए कोई भी जो तकलीफ होगी तो पूरी टीम खड़ी रहेगी। तो इसी तरह के मैं अपील उन सब लोगों ने की कि भारत कोविड रिलीफ, जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरा ये जो चल रहा है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, अपना घर का काम भी कर रहे हैं, अपना ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, और उसके बाद देश की सेवा भी कर रहे हैं और निस्वार्थ। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, नोएडा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एक तो हमारे देश में कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा, रोज मरीज बढ़ रहे हैं, मौतों की संख्या बढ़ रही है, लोगों को दवाई, ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, यहां तक कि शमशान में भी जगह नहीं मिल रही। लेकिन डर नाम की चीज अब भी लोगों में नहीं। आप देश के हालात देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये लोग किस दुनिया में रह रहे हैं। क्या इन्हें देश दुनिया की फिक्र नहीं है? देश दुनिया छोड़ दीजिए, क्या इन्हें अपनी भी फिक्र नहीं है? इनके लिए कोरोना मतलब कुछ है ही नहीं। वैसे ही मौज मस्ती जारी है, वैसे ही पार्टी और जलसे चल रहे हैं, बाजार में भीड़ लग रही है, ना मास्क है, ना डिस्टेंसिंग है, ना हाइजीन है। और आपको पता है, आज जो भारत में कोविड की आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है वो ऐसे ही लोगों की वजह से।
ये हमारे आपके बीच के ही लोग, लेकिन इनका रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। देश हित में आज ऐसे लोगों का जिक्र करना और आपकी नजर में इन्हें लाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कल ही सरकार ने कहा कि अगर देश की जनता कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे, इन सब चीजों का पालन करे तो दुनिया की कोई ताकत इस महामारी के कहर से हमारे देश को कुछ नहीं कर सकती। अगर इन सब चीजों का पालन होता रहा तो हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों का हाल दिखाते हैं। आप खुद देखिए और सोचिए कि क्या ऐसे लोगों के रहते हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं। रोज मरीज बढ़ते हैं तो बेड बढ़ाने पड़ते हैं। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाई, डॉक्टर, नर्स, सबकी जरूरत रोज बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ये कब तक चल पाएगा? कहीं तो ये सिलसिला रोकना पड़ेगा। और इसे कौन रोकेगा जब देश में ऐसी महफिलें सजेंगी? ये जश्न देख रहे हैं। बिहार में कर्फ्यू के बीच ये रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। स्टेज पर डांसर है, सामने खचाखच भीड़। एक डांसर की पेशकश खत्म नहीं होती, दूसरे की शुरू हो जाती है। भीड़ टस से मस नहीं हो रही। नाच गाने के बीच खुशी के मारे वर्दीधारी बॉडीगार्ड फायरिंग तक कर डालता है। ये किसी शादी ब्याह या समारोह का जश्न नहीं, बल्कि पूर्व विधायक और बाहुबली मुन्ना शुक्ला के घर उपनयन संस्कार का मौका था, जहां कोविड काल में कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। रात भर सब कुछ बेरोक-टोक चला। दूसरे दिन भले ही केस दर्ज किया गया, लेकिन कोविड फैलना था तो फैल चुका। ये बाजार देखिए। इस रिक्शे वाले, इस साइकिल वाले, कैरेट ले जाने वाले, गमछे वाले, चश्मे वाले, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, ये उस महाराष्ट्र की तस्वीर है जिस महाराष्ट्र में कोरोना ने कत्लेआम मचा रखा है। वहीं अमरावती जिले का ये हाल होश उड़ा सकता है। पूरे राज्य में अगर देखा जाए तो कोरोना के बढ़ते मामले आते हुए रोज दिखाई दे रहे हैं। उसी के चलते सीएम जो है उद्धव ठाकरे, उन्होंने कड़क लॉकडाउन की जो है वो घोषणा की है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो मैं अभी खड़ा हूँ अमरावती के एक भाजी मार्केट में, और भाजी मार्केट में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से नागरिक जो है वो यहाँ पे गर्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे सोशल डिस्टेंस जो है वो सोशल डिस्टेंस का फज्जा उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ये बंगाल के मालदा की तस्वीर है। यहाँ रोज कोविड मरीज बढ़ रहे हैं। मरीजों की हालत गंभीर हो रही है। ऑक्सीजन की दरकार बढ़ रही है। लेकिन इस अस्पताल की तस्वीर देखकर आपको नहीं लगेगा कि इन्हें जरा भी फिक्र है कि चेहरे पर मास्क ठीक से लगा लें या सोशल डिस्टेंसिंग करें। ये जम्मू के अस्पताल की तस्वीर है और यहाँ एक तरफ कोविड टेस्ट के लिए लोगों की कतार है तो दूसरी ओर वैक्सीनेशन। यहाँ बच्चे भी हैं। लोग मास्क में दिख तो रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आती। और ये है केरल के तिरुवनंतपुरम में वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर। कहने को तो यहाँ 2 कुर्सियों के बीच एक कुर्सी खाली रखी गई है, लेकिन इससे कितनी डिस्टेंसिंग हो पा रही है आप खुद देखिए। ये वैक्सीनेशन सेंटर लोगों से ऐसे खचाखच भरा हुआ है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नाम मात्र की रह गई। देश में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की कमी कितनी बड़ी त्रासदी का रूप अख्तियार करती जा रही है, इसका अंदाजा सरकार को तो है, लेकिन शायद देश की जनता को नहीं। एक आदमी अगर कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स को फॉलो ना करे तो 30 दिन के अंदर वह 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम अपने बिहेवियर पैटर्न में कोविड को समझते हुए उससे संबंधित चर्या नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट हम अपनी फैमिली और अपने समाज को उस एक्सटेंट तक रिस्क में ले जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का एक आदमी भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वो रोज
कोविड के 11 मरीज बढ़ा रहा है। ऐसे में बगैर एक देशवासी के योगदान के बिना कोविड को रोकना मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। क्या देश के हालात आपको बर्दाश्त हो रहे हैं? रोज होने वाली मौतें देखकर क्या आपका दिल नहीं दहलता? ऑक्सीजन, बेड, दवाइयों की कमी देखकर क्या आपको गुस्सा नहीं आता? अगर आता है तो सिर्फ सिस्टम और सरकार को कोसते मत रहिए। बतौर हिंदुस्तानी आपका भी कुछ फर्ज है और वो फर्ज आपको निभाना है। और कोई आपसे बहुत बड़े योगदान और बलिदान की उम्मीद नहीं कर रहा। बस आपको खुद को सुरक्षित रखना है, कोविड के नियमों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है। बस ये 3 काम अगर आप करते रहें तो यकीन मानिए सिर्फ आप अपनी बदौलत रोज कोविड के 11 मरीजों की तादाद कम कर सकते हैं। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए आपको दिखाते हैं। अगर आप मास्क लगाते हैं, सही तरीके से लगाते हैं, तो उतने भर से कोविड कैसे कंट्रोल में आ सकता है। कोविड काल में हर मुखड़े पर मास्क है। सड़कों पर, बाजारों में, स्टेशन पर, स्टैंड में, अस्पतालों में, अमूमन हर चेहरे पर मास्क है। क्योंकि ये महज मास्क नहीं, कोरोना का कवच है। ऐसा कवच जिसका सही इस्तेमाल हो तो इंसान न सिर्फ खुद को बचाता है बल्कि देश को भी बचा सकता है। और अब ये मास्क इतना जरूरी हो गया है कि इसकी जरूरत घर से बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी है। संक्रमण जैसे है ज्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहां तक हो के घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है। कोरोना का नया स्ट्रेन हवा में तैर रहा है। जाहिर है मास्क की दरकार घर के अंदर तक पड़ रही है और ये मास्क ही है जो कोविड के 90% खतरे को 1.5% तक कम कर सकती है। हम 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी अपने मध्य में रखते हैं तो भी अगर दोनों यानी कि पर्सन जिसको कोविड-19 हुआ है और पर्सन जो अनइंफेक्टेड है, यह आप एक किसी भी घर में यह स्थिति पा सकते हैं कि जो होम आइसोलेशन के केसेस है, अगर मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो 90% रिस्क है कि एक इन्फेक्टेड आदमी दूसरे अनइंफेक्टेड आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। यहां भी अगर आप देखेंगे कि अनइंफेक्टेड पर्सन अगर मास्क पहने लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन ना पहने तो 30% उसके चांसेस हैं कि वह इन्फेक्ट कर पाएगा। अगर इन्फेक्टेड पर्सन मास्क पहनता है और साथ में अनइन्फेक्टेड पर्सन भी मास्क पहनता है तो दोनों केसेस में 1.5% रिस्क रह जाता है। कोविड के खिलाफ इतने कारगर हथियार का इस्तेमाल हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए और बखूबी करना चाहिए, क्योंकि अगर मास्क लगाया और ठीक तरीके से नहीं लगाया तो वो नाकाम हो सकता है। वैसे तो तकरीबन हर हिंदुस्तानी मास्क का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तमाम शोधों और जानकारों की सलाह के मुताबिक बिना लक्षण वाले लोगों से भी संक्रमण फैल रहा है। 50% संक्रमण ऐसे ही लोगों से फैलता है जिन्हें पता भी नहीं होता कि उनमें कोविड का वायरस है। इसलिए हर इंसान को मास्क इस तरह पहनना चाहिए कि नाक और मुंह पूरी तरह ढका रहे। तब ये मास्क से बाहर आने वाले 25 से 30 माइक्रोन के आकार वाले कणों को रोक लेता है और अंदर से निकलने वाले 10 माइक्रोन के आकार तक के ड्रॉपलेट्स को भी बाहर जाने से रोकता है। हालांकि कोविड के वायरस 0.1 माइक्रोमीटर व्यास वाले होते हैं, लेकिन ये वायरस खुद ट्रांसमिट नहीं हो सकते। जिन ड्रॉपलेट्स और पार्टिकल्स के जरिए वायरस दूसरे इंसानों तक पहुंचे हैं, उनका आकार 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ऐसे में कपड़ों के मल्टीलेयर मास्क से लेकर डबल मास्क तक का इस्तेमाल प्रभावी होता है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी के शोधों से पता चला है कि लोअर थ्रेड काउंट वाले कपड़े का मास्क कम कारगर होता है, लेकिन कपड़ों के मल्टीलेयर मास्क 50 से 80% तक ड्रॉपलेट्स को बाहर आने से रोक लेते हैं, जबकि N95 मास्क 0.3 माइक्रोमीटर के आकार के कणों को भी रोक लेता है। ऐसे में डबल मास्क का इस्तेमाल संक्रमण का खतरा 96% तक कम कर देता है। भारत में कोविड के डबल म्यूटेंट को देखते हुए सरकार डबल मास्क पहनने की सलाह दे रही है। इसे लेकर जो भी शोध हुए हैं उससे पता चला है कि अंदर सर्जिकल मास्क और ऊपर से मल्टीलेयर मास्क पहनने से संक्रमण का खतरा 95% तक कम हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डबल मास्क को लेकर आजकल बहुत चर्चा चल रही है। डबल मास्क को लेकर यह बात साफ करना जरूरी है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का खतरा नहीं देखा गया,
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के पार्टिकल आसानी से मास्क के आर पार हो सकते हैं। इसीलिए मास्क से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ये जो डर अगर आपके अंदर है तो ये डर बेमानी है। अब आपको देश विदेश में मास्क पर हुए कुछ और रिसर्च, कुछ और शोध के बारे में बताते हैं, इनसे क्या पता चलता है। अमेरिका में एक शोध की गई जिसमें 2 पुतलों पर टेस्ट किया गया। संक्रमित और स्वस्थ दोनों तरह के पुतले के मुंह पर मास्क लगाकर संक्रमण का असर मापा गया। इसमें जब संक्रमित के मुंह पर मास्क लगाया गया तो संक्रमण का एक्सपोजर 82% तक कम हो गया। जब स्वस्थ के मुंह पर मास्क लगाया गया तो एक्सपोजर 83% तक रुक गया। लेकिन जब दोनों पुतलों के चेहरों पर मास्क लगाया गया तो 96% तक एक्सपोजर रोकने में कामयाबी मिली। इसके अलावा मास्क की क्वालिटी को लेकर भी शोध हुई है। इनसे पता चलता है कि सिंगल लेयर कपड़े के मास्क संक्रमण के 51% कणों को रोकने में कारगर हैं, जबकि सर्जिकल मास्क के 56% पार्टिकल उसने रोके। इन सर्जिकल मास्क के ईयर लूप्स को भी अगर बंद कर दिया जाए तो 70% तक ये कारगर हो जाते हैं, और नीचे सर्जिकल मास्क और ऊपर सिंगल लेयर कपड़े का मास्क पहना हो तो 85% तक पार्टिकल्स रोकने में कामयाबी मिलती है। हालांकि यह जानना भी जरूरी है कि कौन सा मास्क पहनना है और कैसे पहनना है। इसका सीधा पता ऐसे लगा सकते हैं, जिस मास्क से रोशनी पार कर सकती है उससे वायरस भी पार हो सकता है। इसीलिए मास्क ऐसा हो जिससे रोशनी पार ना हो सके। इसके अलावा जो सिर्फ एक लेयर मास्क है उसमें भी वायरस घुस सकता है। वॉल्व या फिर वेंट वाला मास्क वायरस के घुसने का उसे मौका देता है। स्कार्फ, गमछा, रुमाल, दुपट्टा, स्की मास्क, ये सारे उपाय वायरस को आपके नाक और मुंह में दाखिल होने का मौका देते हैं। मास्क ऐसा हो जो ज्यादा ढीला हो या ज्यादा कसा हुआ ना हो। प्लास्टिक, लेदर, इनके जैसी चीजों से बने हुए मास्क आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। अगर आप भी कोविड से बचाव के तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप खुद को ही नहीं, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर और अपने देश को भी खतरे में डाल रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पूरी दुनिया से भारत को मदद मिल रही है, लेकिन जरूरत फिर भी पूरी नहीं हो पा रही। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और यूरोप से लेकर खाड़ी देशों से ऑक्सीजन और तमाम जरूरी चीजें मंगवाई जा रही हैं, लेकिन हालात फिर भी कंट्रोल से बाहर हैं। यकीन नहीं है तो दिल्ली से लेकर देश भर की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते हैं। हवाई जहाज से ऑक्सीजन आया, ब्रिटेन और गल्फ से ऑक्सीजन आया, झारखंड और एमपी से ऑक्सीजन आया, ट्रेन से आया, टैंकर से आया, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत दूर नहीं की जा सकी। हालात जस के तस है, क्योंकि जितना ऑक्सीजन नहीं बढ़ता उससे ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है और अब इस वक्त जो मैं ऑक्सीजन की जो कंडीशन है यहाँ पर वो लगातार खराब होती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के नारायणा के ऑक्सीजन प्लांट में और यहाँ की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लोग सिलेंडर लेने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये लाइन आप देखिए कितनी लंबी लाइन है, लोग घंटों से वेट कर रहे हैं यहाँ पे। सुबह कल रात से आने वाले लोग हैं और कल रात से यहाँ पे लाइन में लगा के बैठे हुए हैं। और यहाँ भी एक लाइन जो लगी है वो दूसरी लाइन जो लगी है वो एम्बुलेंस की लाइन लगी है। तो जो अस्पतालों के जो एम्बुलेंस हैं, जो अस्पतालों के लिए ले गए हैं यहाँ पर एक लाइन लगी पड़ी है। और लगातार हालत क्या है आप देखिए, कितनी रात से कितने टाइम से जो लोग हैं लगातार यहाँ पर खड़े हैं। आप बात करते लोग बता रहे हैं यहाँ भी 5-6 घंटे में नंबर आ रहा है। आप कितने बजे से खड़े? रात 11 बजे से अभी 1 बजे तक नंबर आने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ही जद्दोजहद नहीं है। अगर पब्लिक खुद से ऑक्सीजन का इंतजाम कर भी ले रही है तो उन्हें बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। छतरपुर में सरदार पटेल कोविड सेंटर का उद्घाटन कल हुआ। कल 123 मरीजों की भर्ती हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज दूसरा दिन है और आज भी तस्वीर कमोबेश वैसी ही है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनको इस बात की जानकारी हुई है कि यहाँ पर कोविड सेंटर खुला है और यहाँ पर अस्पताल में जगह है, लोग पहुँच रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि उनको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन अस्पताल के बाहर, इस कोविड सेंटर के बाहर कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो यहाँ जानकारी दे। तमाम जो नंबर हैं, डीएसओ का नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर फ़ोन बिजी आ रहा है, कोई मैसेज नहीं है, कोई संदेश नहीं है। सर, यहाँ जगह खाली है और आप लोग परेशान घूम रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराया क्या? कल हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया था, इवनिंग में कॉल आई है हमें
तो मॉर्निंग में बुलाया है, 8 बजे के आ रखे हैं, लेकिन अभी कह रहे अंदर से लिस्ट आएगी, लेकिन लिस्ट अभी से अंदर से आई नहीं है कोई। दिल्ली का हाल देख लिया, अब जरा दिल्ली से सटे हरियाणा की भी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ भी ऑक्सीजन और बेड्स की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। हरियाणा में धीरे धीरे कोरोना अब भयावह रूप लेने लगा है। बात कर लीजिए अगर हिसार और इसके आसपास के इलाकों की, तो ऑक्सीजन की कमी के चलते कल हिसार में 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं पानीपत में भी 3 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई। तो कुल 8 मौतें कल एक दिन में ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है। फिलहाल अगर हिसार हॉस्पिटल की स्थिति की बात कर ली जाए तो इस वक्त मैं कोविड ब्लॉक में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप कतारबद्ध लाइन को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सैंपलिंग प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। लोग Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.